आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 10 साइंस का भवंडर सीरीज आ चुका है और यहां पर मैं आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस केवल आपको यही करना है और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी भी आपको जिस जिस चीज का वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। थोड़ा मेरा तबियत खराब हो चुका था, एक्चुअल में इतना ज्यादा नींद आ रहा था मत पूछिए, क्योंकि 2-4 दिनों से अच्छी तरीके से सोया नहीं था। आप लोगों के लिए बस वीडियो ही बना रहा था, थोड़ा सा तबियत खराब हो चुका था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगभग ठीक हूँ। और अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर से जरूर करूंगा। आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा भवंडर सीरीज। देखिए भवंडर सीरीज बहुत ही बवाल होने वाला है और एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 5 तक का, उसी का यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो 200 प्रश्न है ना, आप देखिए 200 में से आप लोग कितना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मतलब जो होगा सही दे रहे हैं, कितना गलत दे रहे हैं। और जितना आप लोग सही कर रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ है, इतना गलत हुआ है। मतलब 200 में से आपका कितना नंबर आ रहा है जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट 1 को, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए फटाफट, सेट 1 का आंसर देने के लिए रेडी रहिए। और आप लोग यहाँ पर कितना सही दे पाते हैं इस चीज को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो जैसे कि एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, या फिर r बराबर बोल सकते हैं 2f होता है। तो दोनों में से जो भी रहेगा वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर एफ बराबर r/2 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो मतलब बिंदु होता है वो कहाँ से गुजरता है। तो फोकस से, मैंने कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हमारा प्रकाश किरण आता है, यहाँ से गुजर जाता है, यहाँ से गुजर जाता है, तो यहाँ पर ये जो गुजरता है इस प्रकार से इधर से भी इधर से भी, तो ये होता है हमारा फोकस, यानी कि एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो दर्पण हो जाएगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा सीधा ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 नियम होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ पर हमें फोकस दूरी निकालना था। देखिए एफ का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है r/2 और यहाँ पर r दिया हुआ है 50, तो 50/2 हो जाएगा, काट देंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर उत्तल लेंस का बात हो रहा है, तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है, उत्तल लेंस में जो हमारा यहाँ पर फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस में होता है। और यहाँ पर हमें क्या है, लेंस का क्षमता निकालना है। तो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो P बराबर हो जाता है हमारा 1/f हो जाता है। P बराबर क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 का 1 और f की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1/1 यानी कि 1, तो 1 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग है किसमें कम होता है, तो ठोस में कम होता है, और यहाँ पर ठोस के रूप में कांच है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर क्षमता दिया गया है, कितना है 4D है, यहाँ पर हमें फोकस दूरी निकालना है। तो देख लीजिए जैसे कि हमारा फॉर्मूला जो होता है P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो यहाँ से हमारा f क्या हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, तो 1 का 1 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, क्षमता का जो मान के कितना है 4 है, तो P की जगह पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो 1/4 हो गया। ये तो हमारा मीटर में आएगा, ये किस में आया, मीटर में आया। लेकिन यहाँ पर जितना भी हमें यहाँ पर आंसर दिया है सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, तो 4 1 4 और 25 चुका 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देख लेते हैं क्या है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया गया हमें फोकस दूरी दे दिया गया है और उत्तर लेंस में फोकस दूरी हमारा धनात्मक होता है, मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको आप लोग क्या करिए, मीटर में बदल लीजिए। तो इसको अगर मीटर में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐप हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 50/100 हो जाएगा, 50 के 50, 50 दूने 100, यानी कि 1/2, 1/2 यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 मीटर आ गया। और यहाँ पर हमें निकालना है क्या, क्षमता निकालना है। क्षमता का सूत्र होता है P बराबर होता है 1/F होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/F हो गया और F का मान यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसे तो आपको आता होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का यहाँ पर जो वेग होगा सर्वाधिक किसमें होगा, तो प्रकाश का जो वेग होता है सर्वाधिक होता है निर्वात में होता है, निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है, तो श्वसन क्या है, श्वसन एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, N2 डाला जाता है, N2, ठीक है, नाइट्रोजन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना देखिए एक्चुअल में जंग क्या लगता है, ये मतलब सब कुछ, मतलब जैसे कि हमारे जैसे मान के चलिए लोहा या फिर कोई भी धातु रहेगा, उच्च रहेगा, नमी रहेगा, आर्द्रता रहेगा, पानी वगैरह सब कुछ मिलकर एक ठो बनेगा, यानी कि जंग बनेगा। तो जब भी तीर चिन्ह की साइड में अगर एक ठो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख लीजिए कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन माने होता है किसके साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, और मैंने आपको पुष्पा ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उपचयन है ना, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है। देखिए सर यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर ओ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए सी के साथ ओ आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो गया है। तो इसलिए ये जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो भी उपचयन या फिर जो अपचयन होता है, तीर चिन्ह के इस साइड में जो होता है इसी का हमारा या तो उपचयन होगा या फिर अपचयन होगा। इधर वाला तो जिंदगी में कभी भी आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते जैसे कि जेडन और सीओ है ना, तो जेडन ये भी कभी जिंदगी में आंसर होगा नहीं, सीओ भी कभी आंसर जिंदगी में होगा नहीं। अब या तो जेडनो होगा या फिर सी होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सी के साथ ही तो ऑक्सीजन योग हुआ, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो हमारा समीकरण है वो संतुलित है। संतुलित माने होता है क्या, जो हमारा तीर चिन्ह होगा, तीर चिन्ह की इस साइड में जितना भी रहेगा इस साइड में भी उतना ही होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर होगा तो ही हुआ हमारा संतुलित। तो आप एक करके इसको गिन सकते हैं। तो इसका एक्चुअल में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, जैसे यहाँ पर सी एक ठो है, यहाँ पर भी सी एक ठो है, यहाँ पर ओ दो ठो है और यहाँ पर ओ दो ठो, 4 ठो। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 3 ठो और यहाँ पर 1 ठो, 4 ठो हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एच के ठो है, 2 ठो है, यहाँ पर भी एच 2 ठो है, ये संतुलित हो गया, मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप गिन लीजिएगा दोनों तरफ कितना कौन वाला कितना है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा सर बी नंबर क्यों नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर कितना एच कितना है, 2 दूनी 4 है, तो 4 टो एच है और यहाँ पर 2 टो एच, इसलिए हुआ नहीं। यहाँ पर देखिए एल ए एल के टो है, 4 टो, जबकि यहाँ पर एल 2 टो, इसलिए भी हुआ नहीं। इसको देखिए यहाँ पर ओ के टो है, 2 टो है, जबकि यहाँ पर ओ एक ही टो, इसलिए ये भी हुआ नहीं। तो इस प्रकार से आपको देख लेना, चेक कर लेना कि हर तरफ कितना है और कितना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 19 से यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया ये कौन सा अभिक्रिया है हमें बताना है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। क्या ट्रिक बताया था कि अगर मान के चलिए अगर आपका एक तत्व रहे, ठीक है, और एक अगर आपका एक यौगिक रहे, माने एक तत्व रहे और एक यौगिक रहे, और अगर जगह का अदला बदली हो तो हमारा होता है विस्थापन, और अगर दोनों यौगिक रहे और जगह का अदला बदली होगा तो हो जाएगा द्विविस्थापन। तो यहाँ पर एक तो तत्व है और एक तो हमारा यौगिक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लीजिए कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो प्याज कितना गंध मारता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो किसका करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करता है और उसका सूत्र होता है CaSO4 ½ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देख लीजिए कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये जो चित्र है किस चीज का है आपको बताना है। देखिए ये जो एक्चुअल में जो चित्र है ना, ये एक वियोजन अभिक्रिया यानी कि एक जल विद्युत अवघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। जो वाला हमारा होता है कि 2H2O से जब हम लोग यहाँ पर विद्युत धारा जब प्रवाहित करा देते हैं तो क्या होता है 2H2 + O2 का निर्माण होता है, बस वही वाला अभिक्रिया तो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझा दिया कि अगर तीर चिन्ह की साइड में अगर एक टो रहेगा तो ये हो जाता है वियोजन, तो यहाँ पर ये वियोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में
टमेटो बोलते हैं इंग्लिश में, टमेटो, ओ मैंने ऑक्जेलिक, और मैंने क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो 24 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पर एक्चुअली में जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 25 क्या है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए तनुकरण प्रक्रिया जो हमारा होता है इसमें तो H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, 25 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश वियोजन उदाहरण है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का कौन उदाहरण है। तो यहाँ पर AgBr ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका Cl भी रहता तब भी चलेगा, यहाँ पर अगर आपका Cl भी दिया रहेगा Br के जगह पर अगर आपका Cl भी रहेगा तब भी चलेगा, मतलब इस प्रकार से जो होगा ये आपका प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। जो अमीबा है वो अपने किस मतलब अंग से भोजन ग्रहण करता है यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और सुंदर सा प्रश्न है, तो देख लीजिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो अमीबा होता है ना, देखिए सबसे पहला बात जो भोजन को जो ग्रहण करता है कहाँ से ग्रहण करता है, तो कूटपाद से ग्रहण करता है। और ये जो खाद्य रिक्तिका है इससे क्या करता है, भोजन को पचाता है। तो पाचन का काम होता है खाद्य रिक्तिका में और भोजन को ग्रहण करने का काम होता है कूटपाद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भोजन ग्रहण का बात हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाद हो जाएगा। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, देख लीजिए पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो वसा का जो इमल्सीकरण होता है कौन करता है, तो पित्त करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो यहाँ पर आम है क्या, एक मतलब पेड़ है, तो इसमें क्या होता है स्वपोषी पोषण होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या देख लीजिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पर कोष्ठक होंगे, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देख लीजिए कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक किसे बोला जाता है आपको बताना है। तो श्वसन वर्णक यहाँ पर बोला जाता है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, 31 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो क्या है, तो विरकाणु, विरकाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विरकाणु मारिएगा जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, आपका नेफ्रॉन भी अगर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेफ्रॉन भी आप लोग बोल सकते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको बोला जाता है अपोहन, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख लीजिए कि जनन की मूल घटना क्या है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनना। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो हो रहा है क्या हो रहा है, बहुखंडन हो रहा है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निषेचन बोला जाता है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो यहाँ पर कौन करता है आपको बताना चाहिए, करता है आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। ठीक है, एक्चुअली में सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीथेन पे आप लोग टिक करिएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के तल पर ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने आपको सेट 1 का बताया और यहाँ पर 40 क्वेश्चन बताया। पहले तो आप बताइए कि 40 में से आपका कितना सही हुआ, फिर हम लोग आगे चलते हैं सेट 2 में। चलिए आप सेट 2 में आ जाइए, फटाफट हम लोग देख लेंगे हर एक चीज को। ये हमारा सेट 2 है। ठीक है सर, कोई यहाँ पर नौटंकी नहीं चल रहा है, जो चीज है मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको मॉडल पेपर से बता रहा हूँ, तो बस आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और ईजी होने वाला है। और देखिए मॉडल पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए केवल। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए और कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये जो हमारा एफ और आर यानी फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या की जो संबंध है, जो रिलेशन है, यहां से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। प्रश्न क्या है देखिए कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा क्या होगा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि f बराबर हो जाएगा हमारा r/2 या फिर r बराबर हो जाएगा 2f, जो भी आप लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार का दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि f बराबर r/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है,
ये मैं इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक यानी एक्चुअली में बोला जाए तो आसी होता है। कैसा होता है? आसी। आसी माने क्या हो गया? आ माने हो गया आभासी और सी माने हो गया सीधा, याद रखिएगा आसी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लीजिए कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? पश्च दृश्य का बात हो रहा है तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण 4 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पर मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक माने होता है आभासी, और अभी मैंने आपको बताया कि आसी, ठीक है। काल्पनिक माने होता है आभासी, और अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि आसी। आसी माने क्या? जब आभासी होगा तो सीधा होगा, तो सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए, यहाँ पर एफ का मान दिया है, आर का मान निकालना है, तो आर बराबर हो जाता है 2f होता है, ठीक है। तो 2 का 2 एफ का मान यहाँ पर दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 दूनी कितना हो गया? 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है यहाँ पर आपको बताना है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? तो हमेशा आसी होता है। क्या होता है? आसी होता है, इनका आभासी होता है और सीधा होता है, तो आभासी और सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि डायोप्टर मात्रक है किसका? तो लेंस शक्ति का। किसका? लेंस शक्ति का, ठीक है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, और हर एक चीज यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2D दिया है, यानी कि P का मान दे दिया है 2D, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि F बराबर होता है 1/P, ठीक है। या फिर P बराबर 1/F भी आप लोग बोल सकते हैं। तो F बराबर 1/P होता है, तो 1 का 1, और यहाँ पर देखिए P की जगह पे कितना 2 लिखेंगे। ये तो हमारा मीटर में आएगा, ये हमारा मीटर में आएगा, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 2 के 2 और यहाँ पर 50 दूनी 100, तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर है कहीं पर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? देखिए आंख का जो रंगीन भाग होता है उसको परितारिका भी बोला जाता है और आइरिस भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में आइरिस भी है और परितारिका भी है, मतलब ये दोनों आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, लेकिन आपका एग्जाम में अच्छा ऑप्शन दिया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि मानव नेत्र की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दृष्टि पटल, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। आप रेटिना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। सर देखिए तबीयत थोड़ा खराब है, आप लोग मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? देखिए बात सिंपल होता है, मैंने आपको जो समझाया है। तीर चिन्ह की साइड में अगर एक ठो रहेगा तो ये हो जाता है वियोजन। तो देखिए तीर चिन्ह की साइड में एक ही तो है, ये हो जाएगा वियोजन। कुछ सोचना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। मेरा जो पुष्पा ट्रिक है सुपर है, मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन अभी आपको खाली पढ़ना है। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कौन वाला संतुलित है आपको बताना है। तो सर आप लोग देख लीजिएगा तीर चिन्ह की साइड में दोनों में बराबर कौन ठो है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको आज ही बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा, ये संतुलित है आपका। बाद में सारा का सारा असंतुलित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया। यहाँ पर हमें उपचयन और अपचयन बताना है। मैं आपको पहले ही बताया है कि जो भी उपचयन और अपचयन होता है इधर वाला ही होगा, इधर वाला जिंदगी में ना तो उपचयन होगा ना ही अपचयन होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या। देखिए यहाँ पर सीयू, ठीक है, यहाँ पर सीयू। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, क्या मिसप्रिंट है? यहाँ पर सीओ नहीं होगा, यहाँ पर सीओ नहीं होगा बल्कि सीयूओ होगा। थोड़ा क्वेश्चन में पहले से ही मॉडल पेपर में मिसप्रिंट आया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पीबीओ है, मतलब यहाँ पर ओ है हमारा, और यहाँ पर पीबी में ओ नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते ओ हमारा खत्म हो गया, ओ का ह्रास हो गया। और जब ओ का ह्रास होगा ना तो वहां पर होता अपचयन। तो यहाँ पर ये जो पीबीओ है, पीबीओ है, इसका हो गया अपचयन, अपचयन, ठीक है, अपचयन हो गया। और यहाँ पर ये जो बच गया ना सीयू, तो सीयू का क्या हो जाएगा? सीयू का उपचयन हो जाएगा, सीयू का उपचयन हो जाएगा। बस यही चीज आपको यहाँ पर मारना है। तो पहले आपका उपचयन है तो पहले आंसर हो जाएगा सीयू, और बाद में अपचयन है तो बाद में हो जाएगा हमारा पीबीओ। तो सीयू और पीबीओ हमारा आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कौन तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीयू और पीबीओ। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे पीबीओ थोड़ा मतलब गलती लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर ये
जो PbO है इसका आपका क्या हो रहा है, इसका आपका अपचयन हो रहा है, और ये जो Cu है आपका Cu इसका आपका उपचयन हो रहा है। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्या है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता किसके कारण होता है, तो उपचयन के कारण होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, और जब भी उष्मा निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि देखिए यहाँ पर भी उष्माक्षेपी है और यहाँ पर भी आपका उष्माक्षेपी है, तो आपका उष्माक्षेपी संयोजन होगा या फिर उष्माक्षेपी वियोजन होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन उसी तरह का दिया है, लेकिन मारिए गोली, जो सटीक आंसर होगा उसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए पहला बात तो उष्माक्षेपी होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, चूना है यानी कि CaO है, ठीक है, और यहाँ पर जल डाल रहे हैं यानी H2O डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा CaOH2 इस प्रकार से बनेगा। और तीर चिन्ह की साइड में हमारा एक ही टो है, और जब तीर चिन्ह की साइड में एक ही टो होता है इसको बोला जाता है संयोजन। मतलब यहाँ पर उष्माक्षेपी भी हो रहा है और संयोजन भी हो रहा है, तो उष्माक्षेपी संयोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो दोनों ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी संयोजन इसका सही आंसर होगा। फटाफट इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाला जाता है। देखिए लोहा का कील यानी कि Fe है, CuSO4 में डाला जाएगा। देखिए बात बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या एक तत्व है एक यौगिक है, जब भी एक तत्व एक यौगिक रहता है और स्थान का अदला बदली होगा तो विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। 19 का क्या हो जाएगा, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि यहाँ पर प्राकृतिक सूचक कौन सा होगा, तो लिटमस जो ये एक प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज दिया हुआ है इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो अम्ल है ना ही आपका ये क्षारक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। देखिए यहाँ पर डॉट, जैसे देखिए डॉट करके यहाँ पर 5H2O दिया हुआ है ना, तो यही होता है क्रिस्टलन का जल, तो इसमें मौजूद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख लीजिए। क्या है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है पता होगा आपको, यहाँ पर होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है। 23 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर क्या होता है, वहां पर H+ आयन हमारा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि यहाँ पर ABCD यहाँ पर इसका pH मान दिया गया है 2, 7, 10 और 14। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अम्ल है हमें बताना है। देखिए अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है, और 7 से कम यहाँ पर कौन वाला है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, 2 जिसका है वही 7 से कम है, तो 2 है आपका A का, यानी जो A वाला है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर AgCl है, तो यहाँ पर क्या होता है, वियोजन होता है। ठीक है, 26 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्वेश्चन में 27 में दिया गया कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रिया में आती है, तो इसका मानी होता है कि उत्सर्जन, जो भी खाया है उसको निकाल दीजिए तो हो गया आपका उत्सर्जन हो गया। ठीक है, 27 का सी हो गया। 28 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका जल। ठीक है, जल हो जाएगा इसका सही आंसर, तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 क्या दिया गया देख लीजिए कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में क्या होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर दिया गया है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है ना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। देखिए एक सुपर सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, जो पायरुवेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में जो विखंडन होता है, इस आपका कहाँ होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो कंसेप्ट होता है बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज हमारा सबसे पहले क्या होता है, पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, पायरुवेट थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। पायरुवेट में क्या होता है, इसका विखंडन हो जाता है, और जो पायरुवेट में जो इसका विखंडन होता है ये कहाँ होता है, ये आपका होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में ये चीज होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। और ये जो पायरुवेट है ये आगे चल के क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में ये टूट जाता है, और ये चीज आपका कहाँ
कहाँ होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जल, जल से होता है जाइलम, जल से क्या हो जाएगा? जाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया देख लीजिए कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो यहाँ पर जनन आवश्यक है, जनन आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र है, ये चित्र किसका है? तो ये जो चित्र है सर किसका है? तो यहाँ पर ये पुनरुद्ध भवन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर क्या दिया गया है कि परागकण, ठीक है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसको क्या चीज बोलते हैं आपको बताना, जिसको बोला जाता है परागन। ठीक है, क्या बोला जाता है? परागन बोला जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो कहां से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। यहाँ पर 37 नंबर क्या है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होगी? तो यहाँ पर प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि यहाँ पर जो पवन ऊर्जा का जो स्पीड होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब कौन समाप्त हो सकता है? तो यहाँ पर जो कोयला है, कोयला समाप्त हो सकता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। कितना नंबर आ रहा है आप लोग बताते चलिए। आगे बढ़ते हैं और सेट 3 में आते हैं, और सेट 3 का भी हम लोग हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा हो रहा है, आप लोग देखते रहिए, इतना मेहनत लग रहा है, आप लोगों को भी देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर सेट 3 हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्या है? सेट 3 है। सेट 3 में अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेट 3 में यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि पहला जो प्रश्न है क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण भी उतना ही होता था। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? अभी मैंने बता दिया, उसको फोकस बोला जाता है। फोकस फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, फोकस दूरी निकालना, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2 होता है। यहाँ पर दिया गया है 54/2 हो जाएगा, काट देंगे तो आ जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, 27 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है क्या है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा कहां पर रखा जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? किसमें किया जाता है आपको बताना कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है। तो होता है आपका गाड़ी के हेडलाइट में। कहां होता है? गाड़ी के हेडलाइट में होता है। 5 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? यहाँ पर सघन माध्यम, विरल माध्यम होता है, और ये जो घटना होता है इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? किसमें प्रकाश की जो चाल होगी सबसे अधिक होगी हमें बताना है। तो वायु में यहाँ पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ जैसे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर सबसे अधिक वायु का होगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर क्या है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा डायोप्टर, यानी जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पर दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा, देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पे टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? कहाँ पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है, इनके रेटिना पर बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष का जो इलाज होता है किस यहाँ पर लेंस के माध्यम से होता है? तो यहाँ पर अवतल लेंस। ठीक है, निकट जब भी बोलेगा तो अवतल और दूर जब भी बोलेगा तो उत्तल।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, सामान्य नेत्र का बोला जा रहा है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, देखिए दूर बिंदु का बात हो रहा है, ध्यान देना है। दूर बिंदु जब भी बोलेगा तो ये अनंत हो जाएगा, और अगर निकट बिंदु बोलेगा तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या दिया गया देख सकते हैं कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, किससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि श्वसन से तो हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए तो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता बचाने कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। N2 हम लोग बोल सकते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या होता है, आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन माने किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी है, जबकि यहाँ पर सीओ हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी सी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या दिया गया देख लीजिए कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित माने इसका इधर जितना तीर के इधर भी जितना रहेगा, इधर भी उतना ही रहेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसका एक्चुअल में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एजी एक्ट है, यहाँ पर भी आपका एजी एक्ट है, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर भी NO3 है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, सब सेम टू सेम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है यहाँ पर कि लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो क्या होगा आपको बताना है। तो बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है देखिए, बात समझिए। लो चूर्ण है यानी कि Fe है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है, तो यहाँ पर देखिए Fe और Cl मिलाकर यहाँ पर क्या बना देगा, तो आयरन क्लोराइड बना देगा, और ये जो H ये हमको हाइड्रोजन गैस दे देगा। बस यही बोल रहा है कि 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है। रंग में परिवर्तन कौन करता है, लिटमस पत्र। लाल को नीला, नीला को लाल करता है, तो रंग का खेला यहाँ पर, इसमें ऑप्शन नंबर बी लिटमस नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, जिप्सम का करता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 ½ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है अभी मैंने आपको समझा दिया, CaSO4 ½ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। कौन सा यहाँ पर अभिक्रिया है, तीर चिन्ह की साइड में एक ही टो है, इसका माने हो गया संयोजन अभिक्रिया। कुछ भी सोचना नहीं है, पढ़ना नहीं, जो मैंने आपको पुष्पा ट्रिक बताया बस वही आपका काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में आप लोगों का पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। ये जो अंडे वाला, ये जो कवच वाला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा HCl हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, देख लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या देख लीजिए। यहाँ पर कोई विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका pH। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर आप भूल भी गए होंगे तभी आप लोग आंसर को बता देंगे। देखिए आपको पता होगा जिससे 7 होता है उदासीन का, 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 से अधिक होता है क्षारक का। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्या है, देखिए ये आपका 7 है, ये तो उदासीन में तो कोई इफेक्ट होता नहीं, मारिए इसको, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 2 ठो आपका एक जैसा है, क्योंकि 2 ठो यहाँ पर 7 से ज्यादा है और 1 ठो आपका 7 से कम है, तो जाहिर सी बात है जो जनसंख्या में कम रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। एक्चुअल में ये हमारा अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए अम्ल, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम यही वाला है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। अभी मैंने आपको बताया पाचन जो होता है खाद्य रिक्तिका में होता है, और भोजन का जो मतलब ग्रहण करता है कूटपाद से करता है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया देख लीजिए कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पेप्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया देखिए, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 4 टोटल मिलकर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो पित्त जो है वो भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय करता है। क्वेश्चन 32 क्या कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया सर, इसका होता है विरकाणु बोलिए या फिर नेफ्रॉन बोलिए, दोनों चलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। तो ये इसमें क्या नहीं होता, इसमें भोजन का संवहन नहीं होता है, ठीक है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो एक लिंगी पौधा हो जाएगा यहाँ पर पपीता हो जाएगा या फिर तरबूज जो भी होगा, ठीक है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर मुकुल दिया हुआ है, मतलब ये जो चित्र मुकुलन का है, मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो गर्भाशय। गर्भाशय जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? कौन यहाँ पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता आपको बताना चाहिए। जो नाभिकीय ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय में जिसका हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं अगले आगे चलते हैं और देख लेते हैं सेट 4। ठीक है सेट 4 देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आप लोगों का यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है आप लोग बता दीजिए। ये जो है ना सिर्फ ये भाउंडर सीरीज है, महा भाउंडर सीरीज है। हर एक चीज को कर लीजिए अच्छे तरीके से। हम लोग आते हैं सेट 4 में। ठीक है चलिए सेट 4 में आइए फटाफट यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर जो आपको दिया गया क्या है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए इस प्रकार से ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये पूरा पूरा 90 डिग्री का है और देखिए बीच में अभिलंब होता है तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा तो 45 करके बनेगा। ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या करें? जिस प्रकार से ये जो रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य अक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि एफ का मान दिया गया है, आर का मान निकालना है। तो देखिए आर बराबर हो जाता है 2f हो जाता है तो 2 का 2 एफ का मान है 16 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसका सही आंसर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख लीजिए किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो ये जो होगा ये जो कंडीशन बनेगा कहां पर रखा जाएगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है 4 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग किस वस्तु में होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का सही उत्तर हो जाएगा गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखिए जो पानी का जो जैसे बाल्टी वगैरह जो होगा उसमें अगर आप लोग सिक्का या फिर पेंसिल डाल दीजिएगा तो वो ऊपर उठा हुआ लगता है। तो क्यों लगता है आपको यहाँ पर बताना है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रही है लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? ठीक है तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 7 है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में क्या होता है देखिए यहाँ पर सीधे इस प्रकार से आता है बाद में ऐसे करके इधर आ जाएगा ये कोई ऐसे चल जाएगा। ठीक है लेकिन यहाँ पर ये सीधे जाता है विचलित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि। ठीक है क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में इसका कहने का माने यही होता है कि जो भी मतलब प्रकाश किरण आता है सब एक ही बिंदु पर इस प्रकार से आके जमा हो जाता है। सब एक ही जगह पे आके जमा हो जाता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यहाँ पर अभिसारी लेंस। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही जगह पर आकर जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? बहुत ही सुपर प्रश्न है। कौन करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो करता है आपका पुतली करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर निकट बिंदु का बात हो जब भी निकट बिंदु का बात होता है 25 सेंटीमीटर मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए मानव नेत्र जो हमारा होता है इसमें उत्तल लेंस होता है और इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वायु बनता है यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लीजिए क्या है कि जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है? इसमें होता है स्पंदन क्षमता घट जाना। ठीक है यहाँ पर इसका 12 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समाहित कर लेता है इसको क्या बोला? इसको बोला जाता है स्पंदन बोला जाता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या दिया गया देख लीजिए संतुलित कौन बला है आपको बताना आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है किसका यहाँ पर उपचयन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बता दिया। यहाँ पर देखिए CUO है जबकि यहाँ पर CU है। यहाँ पर O का ह्रास हो गया यानी ये हो जाएगा अपचयन। ठीक है तो CUO का अपचयन हो गया। अपचयन बाद में है तो CuO बाद में होगा। ठीक है और यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H2 मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया तो H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो H2 का उपचयन मैंने पहले H2 होगा फिर CuO होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ही है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं जिसको बोला जाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान
अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है, तो बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पर कोई सा अभिक्रिया बताना है। देखिए तीर चिन्ह की साइड में ऊर्जा हो, जब भी तीर चिन्ह की साइड में ऊर्जा या फिर उष्मा होगा तो ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर लवण और यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बन रहा है। ए क्या होगा आपको बताना है, तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्षारक हो जाएगा, क्योंकि क्षारक जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है। ठीक है, तो क्षारक हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया देख लीजिए कि दिए गए किसी लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। यहाँ पर देखिए .5H2 यही तो है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग होता है आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका होना चाहिए Na2CO3 होना चाहिए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट कुछ इस प्रकार से होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यहाँ पर जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों। ठीक है, जल की उपस्थिति में करता है इसलिए क्योंकि वहां से क्या होता है, वहां पर हमारा क्या होता है H+ आयन उपस्थित रहता है, इसलिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन वाला क्षारक है। क्षारक माने क्या, जिसका pH में 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक आपका ये वाला 14 लास्ट वाला डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ये प्रश्न मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर ये है यानी कि AgCl है, तो सूर्य के प्रकाश में AgCl का क्या होता है, यहाँ पर वियोजन होता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी वियोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में, देखिए भोजन और यहाँ पर अन्य कोई पदार्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने में जो उत्तरदायी जो जैव प्रकरण होता है उसका नाम क्या आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा, संवहन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, किसका जरूरत नहीं होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर जरूरत नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बाद में बनता है, इसका जरूरत नहीं होता बाद में, ये सबका जरूरत हमारा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लीजिए कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मनुष्य में क्या होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या देख लीजिए कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा का जो यहाँ पर वसा का जो पाचन होता है इसके लिए जो उत्तरदायी हमारा एंजाइम है वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। देखिए ग्लूकोज जो पायरुवेट में टूटता है कहाँ टूटता है, तो ये आपका टूटता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर ये अगर बोला जाता है कि पायरुवेट कहाँ टूटता है, ठीक है, पायरुवेट आगे चलकर कहाँ टूटता है, पायरुवेट टूटता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो पायरुवेट में जो टूट जाता है, तो यहाँ पर कहाँ, तो ग्लूकोज जो पायरुवेट में टूटता है वो कहाँ टूटता है, तो कोशिका द्रव्य में टूटता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर क्या दिया गया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो भोजन, देखिए भोजन कहते हैं कि जल माने होता है जाइलम, तो जल तो है नहीं, तब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या देख लीजिए, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जनन करना चाहिए। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया, इस चित्र में क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। देखिए पहले जो चित्र इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, तो इस चित्र में अक्षर में दर्शाया जा रहा है हमारा कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया देख सकते हैं कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंकुरन। क्या बोला जाता है, अंकुरन बोला जाता है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, कहाँ होता है बताना है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डिंब वाहिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या देख लीजिए कि जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन कथन सत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो देखिए ये जो होता है ये बहुत ही अधिक महंगा होता है। ठीक है, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया देख कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। तो नाभिकीय यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका क्या सीमाएं हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। देखिए सबसे अधिक अगर अच्छा का बात किया जाएगा तो सीएनजी है। सबसे अधिक कौन है, सीएनजी है। अगर ऑप्शन में अगर सीएनजी नहीं रहता तो एलपीजी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी हमारा सेकंड नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पर सीएनजी दिया गया है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीएनजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, किसमें होता है, तो तापीय विद्युत संयंत्र में होता है। और यहाँ पर मैंने आपको 160 प्रश्न बता दिया और बताइए कि 160 में से आपका कितना सही हुआ।
देखिए सर, कंप्लीटली मैं थक चुका हूँ 160 क्वेश्चन बताते बताते। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए और 40 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम भी है। हमारा लास्ट सेट है सेट 5, ठीक है। सेट 5 के प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा जो पहला जो प्रश्न है प्रकाश चैप्टर का है, क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, कहाँ पर लागू होता है, तो सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, क्योंकि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी निकालना, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। r है 20 यहाँ पर, और ये 2 हो गया, तो 2 के 2 2 20, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि जब वस्तु यहाँ पर अगर सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर एक गजब का लॉजिक है कि अगर सी पर अगर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर का बात हो रहा है, सोलर कुकर में हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इससे क्या होता है, जितना भी प्रकाश किरण होता है एक ही जगह पर जमा किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा मिले। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस क्या हो सकता है आपको बताना है, तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, अवतल ही होगा। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर कि पी और एफ में क्या संबंध है, तो हमारा ये संबंध हो जाता है पी बराबर 1/f हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 10 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख लीजिए यहाँ पर लेंस का आवर्धन का सूत्र पूछा गया, तो लेंस में होता है m बराबर v/u होता है, लेंस में होता है m बराबर v/u, और दर्पण में होता है m बराबर -v/u। देखिए कितना अंतर आपको समझना पड़ेगा, दर्पण बोलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और लेंस बोलेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, m बराबर v/u सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होगा, तो अल्पतम दूरी जो है हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, वायु बनता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इनके वास्तविक और उल्टा बनता है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनके वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रही है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो आदान प्रदान वाला जो होता है ना, किसमें होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें होता है द्वि विस्थापन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर होता है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि उपचयन में क्या होता है, उपचयन में हमारा होता है ऑक्सीजन का वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के में होता है, तो एक्स का नाम क्या हो जाएगा, तो एक्स का नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख लीजिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया, ये जो चित्र है किसका है आपको बताना है, तो ये जो चित्र है हमारा किसका है, तो ये हो जाएगा सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन देता है, क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है और अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, तो अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसमें जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 22 तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है। देखिए जो जल में या स्वाद में कड़वा जो होता है उसको क्षारक बोलते हैं, और जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अम्ल वर्षा का क्या pH मान हो सकता है, तो अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है 5.6 से कम होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए किसी अभिक्रिया में गैस
निकल रही है उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है तो गैस फटफट की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये गैस कौन सा है? तो ये गैस हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन होता है। सबके सब हो जाएगा। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है धमनी। ठीक है, धमनी हो जाएगा। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या देख लीजिए, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करता है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 क्या है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मात्र 10 प्रश्न बाकी है, फटाफट देख लीजिए। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 32 क्या है कि आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका श्लेष्मा के द्वारा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो देखिए शाकाहारी जीव का होता है, यहाँ पर शाकाहारी गाय है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में अमीबा में जो हमारा होता है क्या होता है, अमीबा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अमीबा में होता है द्विखंडन। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन। अगर ऑप्शन में द्विखंडन नहीं दिया रहेगा तो आप लोग विखंडन पे टिक करिएगा। तो 34 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो ये हो जाएगा आपका कायिक परिवर्धन हो जाएगा। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में 36 क्या कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? देखिए मादा जनन अंग का भाग यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 36 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मादा क्या, अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 क्या कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गनोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राणु जो है कहाँ से उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो ये आपका उत्पन्न होता है वृषण से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है कि तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो उष्मीय ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसको बोला जाता है जैव गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 200 प्रश्न बताया। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से 200 में से आप लोगों का कितना नंबर आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको जिस चीज़ का भी वीडियो चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।